आज हम लोग इस वीडियो में पीएन संधि या पीएन संधि डायोड भी कहते हैं, इसको के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं पीएन संधि क्या होती है, उसको डायोड क्यों कहा गया। तो जब निज आचालक जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन के किसी टुकड़े के अर्धभाग में 3 संयोजकता वाला पदार्थ जैसे एल्युमिनियम मिलाते हैं और दूसरे अर्धभाग में 5 संयोजकता वाला पदार्थ जैसे फास्फोरस मिलाते हैं, तो इस टुकड़े का अर्धभाग पी प्रकार बाह्य चालक बन जाता है और दूसरा अर्धभाग एन प्रकार बाह्य चालक बन जाता है। और हम लोगों ने देखा जब पी प्रकार बाह्य चालक होता है उसमें ग्राही ऋणायन होते हैं और उसमें उतने ही कोटर होते हैं। इस तरह से हम लोग ग्राही ऋणायन और कोटर यहाँ बना देंगे, ग्राही ऋणायन और कोटर। और ये दूसरा जो अर्धभाग है इसमें अपद्रव्य परमाणु जो फास्फोरस के होते हैं वो दाता धनायन होते हैं, क्योंकि इन्हीं से इलेक्ट्रॉन जब मुक्त हो जाते हैं तो वो आवेशवाहक का कार्य करते हैं। तो इसमें दाता धनायन होते हैं ग्राही अपद्रव्य परमाणु और उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार ये पी भाग बन जाता है और ये एन भाग बन जाता है। और पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र की परिसीमा को पीएन संधि कहते हैं। इस परिसीमा को कहा जाता है पीएन संधि। तो ये है पीएन संधि। तो इस प्रकार पीएन संधि का निर्माण होता है। अब पीएन संधि जब बनती है तो और भी इस बाह्य चालक टुकड़ों के बीच में कुछ और भी क्रियाएं होती हैं, तो उसको समझते हैं। तो हम लोग करते हैं अवक्षय परत। पीएन संधि में अवक्षय परत, पीएन संधि में अवक्षय परत, डिफ्लेशन लेयर इन पीएन संधि कहा जाता है। और साथ में पढ़ेंगे विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर, विभव प्राचीर, इसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं या तो डिफ्लेशन लेयर और विभव प्राचीर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखा जाता है कि जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन यानी बहुसंख्यक आवेशवाहक और पी क्षेत्र के कोटर यानी पी क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेशवाहक संधि में से होकर विचलित होने लगते हैं। तो जब ये विचलित होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर और कोटर एन क्षेत्र की ओर जाते हैं, तो विचलित होने के दौरान एक विसरण धारा प्रारंभ हो जाती है, विसरण धारा बहने लगती है। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये एन क्षेत्र है और ये पी क्षेत्र है। इलेक्ट्रॉनों का इधर की ओर विसरण होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कोटरों का इधर की ओर विसरण होता है। तो ये कोटर होते हैं, होल्स बोलते हैं इनको, होल्स। तो ये है विसरण, इलेक्ट्रॉनों और कोटरों का विसरण, डिफ्यूजन। तो जब विसरण होता है बहुसंख्यक आवेशवाहकों का संधि में से होकर, ये संधि है, संधि में से होकर जब विसरण होता है तो संधि में एक धारा उत्पन्न होती है जिसको विसरण धारा कहते हैं, जिसकी दिशा पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर होती है। क्योंकि दोनों के विपरीत दिशा में चलने के कारण धारा एक ही दिशा में बहती है, तो पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विसरण धारा आई, डिफ्यूजन करंट, विसरण धारा पैदा हो जाती है, विसरण धारा उत्पन्न होती है। और विसरण धारा उत्पन्न होने के दौरान
ये जो संधि के पास के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब इस संधि से गुजरते हैं तो एक दूसरे को उदासीन करते हैं और एक दूसरे से संयोजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार संयोजित हो जाने के कारण अब विसरण धारा में थोड़ी कमी आने लगती है और संयोजित होने के कारण जो संधि के पास N क्षेत्र में धनावेश रह जाता है और P क्षेत्र में ऋण आवेश रह जाता है और बाकी जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वह संधि पर उदासीन हो जाते हैं, यानी संयोजित हो जाते हैं एक दूसरे में। और कुछ किताबों में लिखा है कि सहसंयोजक बंध बना है। तो इस प्रकार से संधि पर जब इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का संयोजन हो जाता है तो संधि के समीप कोई आवेश वाहक नहीं रह जाते। N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाते संधि के पास और P क्षेत्र में प्रोटॉन नहीं रह जाते। इसलिए N क्षेत्र में संधि के पास धनावेश की अधिकता हो जाती है और P क्षेत्र में ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है और इस कारण N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको आंतरिक वैद्युत क्षेत्र I कहते हैं। और जैसे जैसे ये विसरण की प्रक्रिया होने के दौरान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संधि पर उदासीन होते हैं, वैसे वैसे इस धनावेश का संधि के पास N क्षेत्र में विस्तार होता जाता है और P क्षेत्र में ऋण आवेश का विस्तार होता जाता है, जिससे आंतरिक वैद्युत क्षेत्र I की तीव्रता बढ़ती जाती है। अब यह आंतरिक वैद्युत क्षेत्र P क्षेत्र से प्रोटॉनों को N क्षेत्र में आने से और N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों को P क्षेत्र में आने से रोक देता है और इस प्रकार विसरण धारा में काफी कमी आ जाती है। और साथ ही जो P क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन हैं, N क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं जैसे प्रोटॉन हैं, वह भी इस वैद्युत क्षेत्र के कारण डिप्ट हो जाते हैं, यानी अल्पसंख्यक आवेश वाहक संधि में से होकर गुजरते हैं और यह बाह्य वैद्युत जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है यह इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को संधि में से गुजरने के लिए सहायक होता है और इस कारण इनके गुजरने से विसरण धारा के विपरीत दिशा में धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, अफवाह धारा बोलते हैं, आई ड्रिफ्ट करंट बोला जाता है। अब जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाती है, ड्रिफ्ट करंट का मान बढ़ता जाता है और जो विसरण करंट होती है, विसरण धारा, उसका मान घटता जाता है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब दोनों करंट बराबर हो जाते हैं, यानी डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इस स्थिति में अब संधि के पास N क्षेत्र में धनावेश और P क्षेत्र में ऋण आवेश का प्रसार रुक जाता है और संधि के पास एक ऐसी परत बन जाती है जिसमें कोई आवेश वाहक नहीं पाए जाते। इसी परत को कहते हैं अवक्षय परत। तो संधि के दोनों ओर ऐसी परत जहां कोई आवेश वाहक नहीं पाए जाते उसको डिफ्लेशन लेयर कहते हैं, अवक्षय परत कहा जाता है, अवक्षय परत कहते हैं, इसको अवक्षय परत कहते हैं। और अवक्षय परत बन जाने पर N क्षेत्र धनावेशित और P क्षेत्र में ऋण आवेश के कारण एक वैद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसको विभव प्राचीर कहते हैं, जो P क्षेत्र से प्रोटॉनों को N क्षेत्र में आने से और N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनों को P क्षेत्र में जाने से रोकता है। इसलिए इसको बैरियर पोटेंशियल या विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। इसको हम लोग VB से लिखते हैं, B फॉर बैरियर पोटेंशियल, इसलिए इसको VB से लिखते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर अब हम केवल बाकी बना देते हैं। बाकी ये हो गए ग्राही अपद्रव्य परमाणु और साथ में कोटर बना देंगे। इस तरह से ग्राही अपद्रव्य परमाणु और कोटर बना देंगे और इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं जो कि इधर की ओर गति करके ड्रिफ्ट करंट उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर दाता धनायन बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से दाता धनायन और इलेक्ट्रॉन।
अब या फिर केवल यहाँ पर कोटर बना दीजिए, इनको ना दिखाइए, इनको दोनों को दिखा दीजिए, धनावेश को यहाँ दिखा दीजिए, ऋणावेश को यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ धनायन को ना दिखाकर केवल इलेक्ट्रॉनों को दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार पीएन संधि बनने के दौरान अवक्षय परत बन जाती है और विभव प्राचीर यानी दोनों अवक्षय परत के सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब ये देखा जाता है कि अगर निज अर्धचालक जर्मेनियम में अपद्रव्य का मिश्रण किया गया है, अपद्रव्य मिलाया गया है, तो जर्मेनियम के लिए जो Vb का मान होता है वह 0.3 वोल्ट होता है और जो सिलिकॉन केस में वेरियर जो पोटेंशियल वेरियर होता है वह 0.7 वोल्ट का होता है। और अवक्षय परत की जो चौड़ाई होती है बहुत कम होती है, माइक्रोन कोट की होती है, यानी अवक्षय परत जो होती है वो लगभग अगर हम अवक्षय परत को W मोटाई को अगर चौड़ाई को अवक्षय परत की चौड़ाई को W से लिखें तो W का जो मान होता है वह लगभग 1 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोमीटर के करीब होता है। इस प्रकार यदि हम चाहें तो वैद्युत क्षेत्र आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की आई की तीव्रता को निकाल सकते हैं। EI बराबर हो जाएगा VB/W। तो जर्मेनियम के केस में अगर हम VB/W करें तो 0.3/10⁻⁶ हो जाएगा और ये करीब 3 × 10⁵ आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। और सिलिकॉन केस में देखें तो 0.7/10⁻⁶ यानी करीब आ जाएगा 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो इस प्रकार जर्मेनियम और सिलिकॉन में हम वैद्युत क्षेत्र की आंतरिक वैद्युत क्षेत्र पीएन संधि में आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है पीएन संधि में अवक्षय परत का बनना और विभव प्राचीर। अब हम लोग इसको यूं पीएन संधि डायोड इसको क्यों कहा गया इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। पीएन संधि डायोड क्यों कहा गया? तो 19वीं सदी में यानी अब से करीब 50 वर्ष पहले डायोड वाल्व हुआ करते थे जो कांच के खोखले निर्वातित बल्ब के अंदर एक तंतु लगाया जाता था जिसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता था 6 वोल्ट बैटरी से, और इसके समीप एक कैथोड लगा देते थे, ऑक्साइड निर्मित होता था जो तंतु के गर्म होने पर कैथोड को गर्म करता था और कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता था। इसे तापानिक उत्सर्जन कहा जाता है। और इसके ऊपर इनको कलेक्ट करने के लिए धातु की प्लेट लगाई जाती थी जिसे एनोड कहते थे। तो ये एनोड बन जाता था और ये प्लेट, इसको डायोड वाल्व कहा जाता है। अब ये देखा जाता था प्लेट, इसको कैथोड के कहते हैं, उसको एनोड। ये देखा जाता था कि जब प्लेट को किसी बैटरी से धन विभव पर जोड़ देते हैं इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन प्लेट द्वारा आकर्षित होते थे, इसको प्लेट कहते थे। इलेक्ट्रॉन प्लेट द्वारा आकर्षित होते थे और जैसे ही प्लेट पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते थे प्लेट से कैथोड की ओर एक धारा बहने लगती थी जिसको तापानिक धारा कहा जाता है। तो इस तरह से धारा परिपथ में बहने लगती थी, तापानिक धारा कहलाती है। अब ये देखा गया कि जब प्लेट को किसी बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, इस तरह से अगर जोड़ा जाता था ऋण सिरे से ऋण प्लस ये बैटरी से जोड़ते थे, तो देखा जाता था कि प्लेट के ऋणावेशित होने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण प्लेट पर नहीं पहुंचते थे और इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती थी। तो इस प्रकार जो डायोड वाल्व था उसमें केवल एक ही दिशा में धारा बहती थी, प्लेट से कैथोड की ओर, और इसी कारण इसको वाल्व कहा गया। वाल्व का मतलब है वन डायरेक्शनल फ्लो, तो इसको डायोड वाल्व कहा जाने लगा। अब इसी तरह ये देखा जाता है कि जो पीएन संधि है उसमें हम लोग देखेंगे कि धारा केवल P से N की ओर बहती है, N से P की ओर धारा नहीं बहती। अर्थात ये जो पीएन संधि है वह डायोड वाल्व की तरह व्यवहार करती है, इसलिए इसका नाम पीएन संधि डायोड पड़ा। तो इसलिए इसको पीएन संधि डायोड कहा जाता है।
तो ये जो डायोड बाल्ब होते थे आकार में बहुत बड़े होते थे, इनके द्वारा बने उपकरण आकार में बहुत बड़े होते थे। जबकि पीएन संधि का निर्माण कर लिया वैज्ञानिकों ने, तो डायोड बाल्ब के स्थान पर पीएन संधि का उपयोग करने लगे। इसमें अधिक वोल्टता की जरूरत होती थी, इसमें बहुत कम वोल्टेज पर कार्य करने लगे। इस प्रकार पीएन संधि के खोज के बाद, यानी पीएन संधि डायोड की खोज के बाद इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। तो इसीलिए इसको पीएन संधि डायोड कहा जाता है। और पीएन संधि डायोड का उपयोग करके जो उपकरण बनाए जाते हैं वो बहुत आकार में छोटे होते हैं। और अब इतनी तकनीकी का विकास हो गया है कि एक पिन के नोक पर पीएन संधि डायोड का निर्माण किया जा सकता है, जिसका उपयोग इंटीग्रेटेड सर्किटों में करते हैं, एकीकृत परिपथों में करते हैं, आईसीज में। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये है पीएन संधि या पीएन संधि डायोड के बारे में, और उसमें अवक्षय परत का बनना और विभव प्राचीर क्या होता है ये समझना।